गुड मॉर्निंग। 11th क्लास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 आंकड़ों का वर्गीकरण के क्वेश्चन आंसर हम लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। अब उसी चैप्टर में आगे आपको एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें हम श्रेणियों के बारे में समझेंगे, या ऐसे समझ सकते हैं कि हम श्रेणियों के प्रकार समझ रहे हैं। किसके प्रकार? श्रेणियों के प्रकार। तो श्रेणियों के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। एक है सामान्य रूप के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। सामान्य रूप के आधार पर हम उसका गणना हम पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियाँ। ये इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, जिसमें आपको पहचानना रहेगा कि किस श्रेणी के अंतर्गत सवाल आता है और उसको किस प्रकार करना है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ये तीन रचना के आधार पर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें हम व्यक्तिगत श्रेणी की। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या समझें कि व्यक्तिगत मतलब होता है निजी तौर पर बनाई जाने वाली। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक इकाई का अलग अलग मापन किया जाता है, यानी प्रत्येक इकाई को अलग अलग माप में नापा जाता है। इसमें प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति केवल एक बार आती है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, यानी जो संख्या बार बार आती है उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में पहचान कैसे होती है कि प्रत्येक मूल्य की जो आवृत्ति होती है ना, वो एक बार आती है। सांख्यिकीय गणनाओं के लिए व्यक्तिगत श्रेणी को भी क्रमबद्ध करना पड़ता है। अगर हमको स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत श्रेणी को जमाना पड़े तो उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस श्रेणी को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसमें पहचान वाली बात क्या है कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक इकाई का अलग अलग मापन होता है। पहली बात तो याद रखना है। दूसरी बात, इसमें इसके जो मूल्य की जो आवृत्ति होती है वो केवल एक बार आती है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर। सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों के एक परीक्षा में प्राप्तांक निम्न अनुसार है। 10 विद्यार्थी हैं तो संख्या दी गई है 1 से लेकर 10 विद्यार्थियों की। अब प्राप्तांक, जैसे कि पहले विद्यार्थी को कितने अंक मिले हैं 16, दूसरे विद्यार्थी को 14, तीसरे विद्यार्थी को 20। तो इसमें ये बताया है कि जो तीसरा विद्यार्थी उसको 20 ही अंक मिले हैं, 20 अंक बार बार किसी और विद्यार्थी को रिपीट नहीं हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चंस में हमने पढ़ा ना डिटेल में कि इसमें मूल्य की आवृत्ति केवल एक बार आती है। तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे तीसरे नंबर का जो स्टूडेंट है उसको 20 नंबर मिले हैं, तो ऐसे 20 नंबर किसी और स्टूडेंट को नहीं मिले, यानी 20 नंबर की आवृत्ति रिपीट नहीं हुई है। इसके बाद देखो जो चौथे नंबर का विद्यार्थी है 19 मार्क्स। इस तरीके से हम देखें तो 10 विद्यार्थियों के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। अब इसको जमाएंगे गए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि या तो इसको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो विद्यार्थियों की संख्या तो हमारी क्रमबद्ध जमी हुई है, उसके जो प्राप्तांक है उसको हमने आरोही क्रम में जमा लिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अब इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, जब भी व्यक्तिगत श्रेणी से जो भी क्वेश्चन होता है उसको इस प्रकार सॉल्व करके सबसे पहले इसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध जमाते हैं, और क्रमबद्ध जमा के इसका टोटल करके जो भी फॉर्मूला पूछा जाता है किसी भी मेथड के तहत उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें कोई इतना कठिन सवाल नहीं है। व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ इतना रहता है, सिंगल आवृत्ति रहती है और बच्चों की संख्या रहती है या किसी भी संबंध में। ठीक है, अब दूसरी श्रेणी के बारे में बात करें, वो है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्या होता है, जिसे डिस्क्रीट श्रेणी बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इसको अब समझें। खंडित श्रेणी में प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जाता है। इस श्रेणी में व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। खंडित श्रेणी में पद पूर्णांक में मापनीय होते हैं। पद किस में होते हैं? पूर्णांक में। यहाँ इकाइयों को छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता है।
जैसे एक परिवार में बच्चों की संख्या, एक शहर में मंदिरों की संख्या, यानी इसमें जो भी इकाइयाँ होती हैं वो बड़े रूप में रहती हैं। एक शहर में मंदिरों की संख्या, पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, क्रिकेट में मैच की संख्या। तो देखा जाए हम समझ रहे हैं इसमें ग्रुप बाय जो भी आवृत्ति थी ग्रुप में रहती है, क्योंकि अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक में एक पेज तो रहता नहीं है, कई पेज रहते हैं, तो वो शामिल रहते हैं ना पुस्तक की संख्या में। रनों की संख्या, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आदि, ये मूल्य दशमलव बिंदुओं में नहीं हो सकते। अब देखो आगे और पढ़ें इसमें हम समझने के लिए खंडित श्रेणी तैयार करने की विधि। किस तरह का हम खंडित श्रेणी को तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि अव्यवस्थित समंकों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमाते हैं, यानी जो हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है उस डाटा को हम क्या करते हैं, एक व्यवस्थित रूप से जमाते हैं, चाहे वो बढ़ते क्रम में जमा या घटते क्रम में। फिर क्या करेंगे, श्रेणी के सभी संभाव्य मूल्य सबसे छोटे से लेकर बड़े मूल्य तक तालिका के प्रथम कॉलम में क्रमवार लिखे जाएंगे, जिन्हें हम पदमूल्य कहते हैं। इसके बाद मिलान चिन्ह या टैली बार की सहायता से प्रत्येक पदमूल्य की आवृत्ति ज्ञात कर ली जाती है, जिसे नीचे दिए गए उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो खंडित श्रेणी को समझेंगे हम उदाहरण के द्वारा। सबसे पहले एक बार इसका डिटेल और अच्छे समझें, जिससे हमको उसकी जानकारी सही से हो जाए कि खंडित श्रेणी में प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप किया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, और पद पूर्णांक मापनीय होते हैं, मतलब नाप सकते हैं। जैसे कि छोटे शहरों में मंदिरों की संख्या, तो वो काउंटिंग की जा सकती है, परिवार में बच्चों की संख्या, पेज की संख्या, इस तरीके से। तो इसको एक उदाहरण समझे, इसको किस तरीके से हम खंडित श्रेणी को बना सकते हैं। देखो एक उदाहरण पढ़ें। इंदौर के एक शोरूम द्वारा किसी एक दिन बेची गई 30 कमीजों के साइज इंचों में इस प्रकार है। यानी एक आपको एक डाटा दिया गया है एक दुकान का, जिसमें आपको कमीज बेची गई है, यानी शर्ट बेची गई है, और उस शर्ट में इंचेस के बारे में बताया गया कि 30 कम साइज इंचों में, जैसे कि 34, 32 इस तरीके के नंबर दिए गए हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो खंडित श्रेणी जो तैयार करनी पड़ेगी, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या इसमें छांटनी पड़ेगी। छोटी संख्या ही अगर हमको आरोही क्रम में इसको जमाना पड़ेगा, तो छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या में हम जमाएंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, इसमें हम ऐसी संख्या को लिखेंगे जो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब ऐसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे इसमें मान लो 33 नंबर है, 33 इंच की कमीज, तो वो कितनी बार बेची गई है। इससे अपन इसमें नंबर देखें, एक बार ये आया है, इसके बाद 2, 3, तो 33 इंच की जो कमीज है कितनी बार बेची गई है, 3 बार। तो इसकी आवृत्ति क्या बन जाएगी, 3। तो देखो अब समझे हम इस सवाल को, उन्होंने किस तरह का समझाया गया है। कमीज का सबसे छोटा साइज़ क्या है, 29 इंच, यानी सबसे छोटा नंबर है वो 29 इंच का है। और सबसे बड़ा साइज़ क्या है, 36 इंच, वो भी हमको समझ में आ रहा है। पहले 29 से 36 इंच तक के पदमूल्य बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो हम समझ ही रहे हैं कि सब संख्या को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे। इसके बाद क्या देखना है कि किस साइज की कितनी कमीज बिकी हैं, अर्थात प्रत्येक पदमूल्य की आवृत्ति क्या है। सबसे पहली कमीज 34 नंबर की बिकी, 34 साइज के सामने मिलान रेखाओं को कॉलम के खड़ी लकीर खींच देंगे। देखो अब समझ में आ गया क्वेश्चन हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 कॉलम बनाएंगे, कमीज का साइज, मिलान रेखाएं और आवृत्ति। ये टैली मार्किंग रहती है जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी। सबसे पहले हमने क्या करा कि इसमें जो साइज़ थे, यानी स्मॉल साइज़ से लेकर बिग साइज़ तक के नंबर लिखे हमने। फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 29 नंबर जो 29 नंबर कितनी बार क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इस फर्स्ट रो में देखें तो 29 फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ, और सेकेंड रो में सेकेंड टाइम रिपीट हुआ, यानी 29 इंच की जो कमीज थी वो कितनी बार बिकी है, 2 बार। तो ये टैली मार्किंग जो टैली बार होता है उसको इस तरीके से खड़ी 2 रेखा लिखनी पड़ती हैं। और आवृत्ति कितनी हो गई, 2। समझ में आया, यानी 2 बार रिपीट हुआ तो आवृत्ति कितनी हो गई, 2। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक नंबर को देखेंगे, जैसे 30 नंबर की कमीज जो है वो 4 बार रिपीट हुई है, 31 नंबर की 2 बार। अब ये क्या, ये चीज़ समझ लो। जब ऐसा होता है कि जब मान लो ये 32 नंबर की जो शर्ट है वो 5 बार रिपीट हुई है, इसको हम टैली मार्क में ये रहता है कि 4 अंक तक तो हम खड़ी खड़ी लाइन लिखते हैं, लेकिन जब 5वां नंबर आता है तो हम तिरछे में इस प्रकार शो करते हैं, जिससे ये 5 नंबर शो करता है। तो ये 5 नंबर आ गए। फिर अगर
अब इसको एक 34 नंबर का भी और समझ लो। 34 नंबर में क्या है, 7 आए हैं, तो 5 तो ये हो गए, फिर और भी अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इस प्रकार हम 1 2 तरीके से गए इसको रिपीट करके और यहाँ पर उसकी आवृत्ति लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो आवृत्ति बनाई जाती है वो कौन सी आवृत्ति होगी आपकी, खंडित श्रेणी वाली आवृत्ति या डिस्क्रीट सीरीज। दोनों चीज़ समझ में आ गई। मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी भी समझाया और खंडित श्रेणी भी। अब आके तीसरे नंबर की जो श्रेणी रहती है वो है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी। सतत श्रेणी वह श्रेणी है जिसका मूल्य निश्चित नहीं होता, जिसका मूल्य निश्चित नहीं होता, वरन एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है, मतलब इसमें अंतराल पाया जाता है। जैसे छात्रों की लंबाई को सेंटीमीटर में हम मापते हैं, मिलीमीटर तथा इसके अंश तक मापा जा सकता है। इस प्रकार आयु को हम वर्षों में, माह में, दिन में, घंटों में, मिनट आदि तक व्यक्त करते हैं। तो सतत श्रेणी में हमको पहली बात तो ये याद रखनी है कि इसका जो मूल्य होता है एक निश्चित नहीं होता, उसमें मतलब क्या होता है, उसमें विस्तार पाया जाता है, मतलब अंतर पाया जाता है। लंबाई और आयु मापने के लिए यथोचित परिशुद्धता का होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के भार को किलोग्राम तथा इसके अंश तक मापा जा सकता है। तो जिसको निश्चित मूल्य में नहीं मापा जाता उसे हम क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात क्या है, इसमें एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत कोई भी मूल्य इसका हो सकता है। जैसे हम लंबाई है तो लंबाई सेंटीमीटर में भी रहती है, इसके बाद मिलीमीटर में भी रहती है और इससे भी छोटे अंश में भी हम माप सकते हैं। अब सतत श्रेणी की रचना किस प्रकार करेंगे, आवृत्ति बंटन की रचना हेतु समस्त जटिल एवं व्यवस्थित समूहों को आरोही क्रम। तो एक चीज़ तो हमने इसमें ये समझी कि जितनी भी श्रेणियाँ होती हैं उसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसी हमको मिलती हैं उनको हम क्रमबद्ध जमाना पड़ती है। ये सबसे पहला काम हमारा इसमें रहता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे और बड़े मूल्य के संपूर्ण अंतर को वर्ग सीमाओं के अनुसार बराबर वर्गांतरों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर मिलान रेखाओं को प्रयोग करके वर्गांतर आने वाली पदों की संख्या उनके सामने लिख जाती है। अब इसको थ्योरी मटेरियल से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसके सवाल को समझें। क्वेश्चन को समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि एक कारखाने में 40 श्रमिकों की दैनिक आय दी गई है, 40 मजदूर हैं, ठीक है। अब इसमें संख्या हमको कहीं जो डाटा दिया हो कहीं नंबर से दिए गए हैं, 40 नंबर एक तरीके से होंगे ये। इसमें सबसे पहले हमको वही करना रहेगा कि स्मॉल नंबर और फिर बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें हमको सतत बनाना है, सतत मतलब एक 20 का अंतराल करना है। तो हमको किस प्रकार समझें, जैसे कि मान लो 20 से 5 का अंतर ले लेते हैं, 20 से 25, क्या ले लेते हैं, 20 से 25। तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि 20 से 25 संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। इसमें हम 20 को केवल एक बार ही काउंट करेंगे और 20 के बाद आने वाली संख्या जैसे 21, 22, 23, 24 और 25 इसको हम काउंट करेंगे। तो करें, समझे कैसे। 20 आया, जैसे अब 20 के बाद क्या आता है, 21, तो 21 आ रहा है, इसमें कहीं नहीं आ रहा। 21 के बाद 22 आ रहा है ना। इसके 22 के बाद देखो हम 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 24 संख्या को देखें हम, आ रहा है कि नहीं, 24 भी नहीं आ रहा है। इसके बाद आ रहा है 25, तो 25 एक बार यहाँ पर रिपीट हुआ और एक बार यहाँ पर रिपीट। तो 20 से लेकर 25 की जो दैनिक आय वो कितने व्यक्ति हो गए, 2 हुए, क्योंकि एक तो 22 आ रहा है, 20 को तो हम काउंट नहीं कर रहे, एक तो क्या आ रहा है 22 आ रहा है और एक 25 आ रहा है, 25 2 बार हुआ है। तो इसका जो टैली मार्क रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, 20 से 25 व्यक्तियों की आय, टैली मार्क 2, इस तरीके से। अब फिर हम क्या करेंगे, अब 25 से 30 लेंगे, तो इसमें हम ये समझेंगे कि 25 को नहीं गिनेंगे, सिर्फ कहाँ तक 30 को गिनेंगे। सिर्फ 25 से लेकर 30 तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम काउंट करेंगे। तो इस प्रकार इसमें नंबर आ रहा है, जैसे हम क्वेश्चन जिसमें मैंने पहला समझाया था उसमें मान लो 25 से लेकर 30 तक की संख्या 7 से 8 बार रिपीट हुई है, तो ये हमारी आवृत्ति बन गई 8 बार। तो इस प्रकार क्या होता है, ये इस तरह के हम सतत श्रेणी फाइंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उदाहरण में दिए गए समांकों का पहला मूल 25 है, इसे हम 20 से 25 के वर्ग के अंतर बजाय 25 से 30 वर्ग के शामिल किया जाएगा, क्योंकि वर्गांतरों की रचना अपवर्ज्य रीति है के अनुसार इसी आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अपवर्ज्य विधि को आगे स्पष्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम केवल तीनों प्रकार की श्रेणी समझेंगे, आगे हम अपवर्ज्य और समावेशी पद्धति को भी समझ लेंगे। तो इस तरह के आपको ये सवाल मैं आपको दूर करने के लिए जिसको आपको व्यक्तिगत श्रेणी में
और खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में जमा कर करना रहेंगे।